स्टूडेंट्स, डिजी लेसन फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 7 पौधे और जंतुओं का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। आपने राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जंतु अभयारण्यों एवं जैव मंडल संरक्षित क्षेत्रों के बारे में जरूर सुना होगा। आपने कभी सोचा है कि इनके बनाने का उद्देश्य क्या है? इनके बनाने का उद्देश्य होता है पौधों और जंतुओं को संरक्षित एवं सुरक्षित क्षेत्र प्रदान करना। वनोन्मूलन व इसके कारण, डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। हमारी पृथ्वी पर अनेक प्रकार के पौधे व जीव जंतु पाए जाते हैं। ये हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। आज इन जीवों के अस्तित्व के लिए वनोन्मूलन एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। वनोन्मूलन का अर्थ है वनों को काट करके प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों के लिए उपयोग करना। वन में वृक्षों की कटाई निम्न उद्देश्य से की जाती है: कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों एवं कारखानों का निर्माण और फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग। आज वृक्षों की कटाई कृषि की भूमि प्राप्त करने के लिए भी कर देते हैं। इसी प्रकार से कई इमारतें, कारखाने बनाए जा रहे हैं, जिसके कारण बड़े बड़े वनों को, वृक्षों को काटा जा रहा है। इसी प्रकार से फर्नीचर तथा लकड़ी को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए भी वनों की कटाई करते जा रहे हैं। दावानल यानी जब जंगलों में आग लग जाती है एवं जब भीषण सूखा पड़ता है, वृक्षों को पानी नहीं मिल पाता है, वे भी वनोन्मूलन के कुछ प्राकृतिक कारक हैं। कंसिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप और प्रदूषण बढ़ता है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। भौम जल का स्तर गिर जाता है। अगर वनों की कटाई लगातार इसी तरह चलती रही तो वर्षा और भूमि की उर्वरता में कमी आ जाएगी और बाढ़ और सूखे की संभावना बढ़ जाएगी। पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग करते हैं। कम पौधे मतलब कम कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग, जिससे इसकी मात्रा बढ़ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा भेजी ऊष्मीय किरणों को रोक देती हैं, जिससे तापमान में वृद्धि होती है और जल चक्र बिगड़ता है तथा वर्षा दर में कमी आती है और सूखा पड़ता है। आपको पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड पौधे उपयोग करते हैं और जब कम पौधे होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कम होगा और इसलिए पृथ्वी का ताप बढ़ता जाएगा। मृदा के गुणों में परिवर्तन आने का मुख्य कारण वनों का कटना ही है। किसी क्षेत्र की मृदा के भौतिक गुणों पर वृक्षारोपण और वनस्पति का भी प्रभाव पड़ता है। यानी कि वृक्षारोपण करेंगे तो वहाँ की भूमि कैसी हो जाएगी? उर्वरक हो जाएगी। भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन अधिक होता है। मृदा की ऊपरी परत हटाने से नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लगती हैं। इससे मृदा में ह्यूमस की कमी होती है तथा इसकी उर्वरता भी अपेक्षाकृत क्या हो जाती है? कम होती जाती है। यानी जितने वृक्ष कटेंगे तो मिट्टी की उर्वरता क्षमता क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। इसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। मरुस्थलीकरण अर्थात भूमि का धीरे धीरे बंजर होते जाना। वनोन्मूलन से मृदा की जलधारण क्षमता तथा भूमि की ऊपरी सतह से जल के नीचे की ओर अंतःस्त्रवण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है। मृदा के अन्य गुण जैसे पोषक तत्व, गठन इत्यादि भी वनोन्मूलन के कारण प्रभावित
होते हैं, अर्थात कहीं बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है और कहीं सूखा पड़ता है। वनोन्मूलन से वन्य प्राणी जीवन पर प्रभाव। अच्छा, आप जानते हैं कि हम सभी को रहने के लिए घर चाहिए। वन्य प्राणी जीवों का घर क्या है? वन। पेड़ पौधे और घास जानवरों के शरणागत स्थल होते हैं। यदि वनोन्मूलन निरंतर जारी रहता है तो वन्य प्राणी जीवन प्रभावित होता है। उनको भोजन की प्राप्ति होगी या नहीं होगी और वे मर जाएंगे। इस स्थिति में वे कस्बों, गांव और शहरों की ओर आने के लिए मजबूर होंगे और जनजीवन को प्रभावित करेंगे। कानपुर, आगरा, दिल्ली आदि शहरों में हजारों की संख्या में बंदर यहाँ के रहने वाले मनुष्यों को परेशान करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इनको कैसे बचाया जाए, तो इनको बचाने के लिए वन्य एवं वन्य प्राणियों को वनों का पुनर्वन निरूपण करके और अनेक राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और जैव मंडल आरक्षित करके बचाया जा सकता है, और जिनके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। जैव मंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें सजीव पाए जाते हैं अथवा जो जीवन यापन के योग्य हैं। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध। हमारे व्यक्तिगत प्रयासों एवं समाज के प्रयासों के अतिरिक्त सरकारी एजेंसियां भी वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु कार्यरत हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और संरक्षण हेतु नियम, विधियां और नीतियां बनाती हैं। वन्य जंतु अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधों और जंतुओं के लिए भी संरक्षित एवं सुरक्षित हैं। जैविक महत्व के क्षेत्रों का संरक्षण हमारी राष्ट्रीय परंपरा का एक भाग है। वनस्पति जात और प्राणी जात और उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए, जिन्हें अभयारण्य कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। वृक्षारोपण, कृषि, चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने हेतु शिकार इन क्षेत्रों में निषिद्ध है। निषिद्ध यानी कि मना है। अभयारण्य यह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं, अभयारण्य कहलाता है। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ वह स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र वन्य जीवन, पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं और सजीवों की विभिन्न प्रजातियां। किसी क्षेत्र का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है। किसी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं। पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी एवं पचमढ़ी नामक 2 वन्य जंतु अभयारण्य आते हैं। जैसा कि आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, पचमढ़ी अभयारण्य पिपरिया को
पदारपानी गेट के पास। फिर इसी प्रकार से नीमगंज जो है वहाँ पे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और बोरी में एक अभयारण्य है। इसी प्रकार से यहाँ जो नीला सा भाग जो दिख रहा है वो भी संरक्षित क्षेत्र है। कुछ जंतु एवं पौधे एक क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात एवं जीव जंतु प्राणी जात कहलाते हैं। साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर फन, अर्जुन इत्यादि वनस्पति जात हैं तथा चिंकारा, नीलगाय, वार्किक, हिरण, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया इत्यादि पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के प्राणी जात हैं। पौधों एवं जंतुओं की वह स्पीशीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कहते हैं। ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती। किसी विशेष प्रकार का पौधा या जंतु किसी विशेष क्षेत्र, राज्य अथवा देश की विशेष क्षेत्रीय हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर क्षेत्र में हर पेड़ पाए जाएं। जैसे पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित साल और जंगली आम के पेड़ को सिर्फ वहीं देखा जा सकता है। इसी प्रकार से भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय प्राणी हैं। कुछ महत्वपूर्ण संकटापन्न वन्य जंतु जैसे कि काले हिरन, श्वेत आँखों वाले हिरन, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाली बतख, घड़ियाल, कक्ष, मगरमच्छ, अजगर, गैंडा इत्यादि हमारे वन्य प्राणी अभयारण्यों में सुरक्षित एवं संरक्षित हैं। भारतीय अभयारण्यों में अनूठे दृश्य भूमि, बड़े समतल वन, पहाड़ी वन और बड़ी नदियों के डेल्टा की झाड़ी भूमि अथवा बुशलैंड हैं। यहाँ पे जो संकटापन्न जीव जंतु हैं वो भी देखे जा सकते हैं और भारतीय अभयारण्यों में जो दृश्य हैं वो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं, जो कि बड़े समतल वन होते हैं, पहाड़ी वन होते हैं, बड़ी नदियों के डेल्टा होते हैं और बुशलैंड होते हैं। सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र। सरकार ने बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू की। इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना था। बाघों को बचाने के लिए सरकार ने ये परियोजना चलाई, क्योंकि बाघ उन स्पीशीज में से एक है जो धीरे धीरे हमारे वनों से विलुप्त होते जा रहे हैं। परंतु सतपुड़ा आरक्षित क्षेत्र में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है, अतः यह संरक्षण का अनूठा उदाहरण है। वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे विलुप्त हो सकते हैं, संकटापन्न जंतु कहलाते हैं। डायनासोर के विषय में याद दिलाया गया तो लाखों वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुके थे। कुछ जीवों के प्राकृतिक आवास में व्यवधान होने से उनके अस्तित्व में खतरा पैदा हो रहा है। आपको पता है कि डायनासोर विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन कुछ जीव जंतु प्राकृतिक आवास ना होने के कारण या फिर उनके ये आवास में कुछ व्यवधान होने के कारण धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। परितंत्र किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव अजैव घटकों जैसे जलवायु, भूमि, मिट्टी, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से किसी परितंत्र का निर्माण करते हैं। बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक रहती है, जैसे सांप, मेढक, छिपकली इत्यादि। परितंत्र में उनके महत्व के विषय में हम सोचते ही नहीं हैं। उनको मारकर हम स्वयं को हानि
पहुंचा रहे हैं। यद्यपि वे आकार में बहुत छोटे होते हैं, परंतु तंत्र में उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। वे खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला के भाग हैं, जिनके बारे में हम कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। रेड डाटा पुस्तक, वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन्न स्पीशीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीशीज़ के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें होती हैं। प्रवास, जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं। वह यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं, क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होता। ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं, प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। ये पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान में जलवायु के परिवर्तन के कारण आते हैं और वहाँ कुछ समय तक रुककर अपना जीवन जीते हैं, इसलिए इन्हें प्रवासी पक्षी कहा जाता है। कागज का पुनः चक्रण, 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है। अतः हमें कागज की बचत करनी चाहिए। उपयोग के लिए कागज का 5 से 7 बार तक पुनः चक्रण किया जा सकता है। यदि कोई छात्र दिन में मात्र 1 कागज की बचत करता है, तो हम 1 वर्ष में अनेक वृक्ष बचा सकते हैं। हमें कागज की बचत करनी चाहिए, इसका पुनः उपयोग एवं पुनः चक्रण करना चाहिए। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे, वरन कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल एवं ऊर्जा की बचत भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कागज का उत्पादन के उपयोग में आने वाले हानिकारक रसायनों में भी कमी आएगी। पुनर्वन रोपण, वनोन्मूलन का उत्तर पुनर्वन रोपण है। पुनर्वन रोपण में काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण करना है। रोपण वाले वृक्ष सामान्यतः उसी स्पीशीज़ के होते हैं जो उस वन में पाए जाते हैं। हमें कम से कम उतने वृक्ष तो लगाने ही चाहिए जितने हम काटते हैं। प्राकृतिक रूप से भी वन का पुनर्रोपण हो सकता है। यदि वनोन्मूलित क्षेत्र को अबाधित छोड़ दिया जाए तो यह स्वतः पुनः स्थापित हो जाता है। हम अपने वन को अब तक बहुत अधिक नष्ट कर चुके हैं। यदि हमें अगली पीढ़ी के लिए हरी संपदा बनाए रखनी है, तो अधिक वृक्षारोपण ही एकमात्र विकल्प है। अर्थात हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। भारत में वन संरक्षण अधिनियम है। इस अधिनियम का उद्देश्य प्राकृतिक वनों का परिरक्षण और संरक्षण करना है। साथ ही साथ ऐसे उपाय भी करना जिससे वन में और उसके समीप रहने वाले लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। बच्चों, इस पाठ से आपको समझ में आया होगा कि हमें अपनी धरोहर को संभाल कर रखना है और अधिक से अधिक वृक्षों को लगाना है और अपने वनों को बचाना है। इस पाठ को ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।